नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात हम आज एनर्जी की करेंगे, जहां पर साल 2022 एनर्जी क्रूड और नेचुरल गैस के लिए खास रहा, क्योंकि दोनों में 2008 के बाद रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। ब्रेंट का भाव 134 के पार निकला तो अमेरिका में नेचुरल गैस के दाम $10 पर MMBTU के पास गए। और दोनों ने ही पीछे ना आने से दोनों के पीछे ही हमने रूस और यूक्रेन के बीच जिड़ी जंग जो थी उसकी वो एक वजह थी, आज भी जारी है। तो ऐसे में 2023 में क्या रह सकती है एनर्जी पैक की चाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और कुंवर ग्रुप के रवि देओर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एज ऑफ नाउ अगर हम प्राइसेस देखें तो 80 के नीचे ब्रेंट के भाव यहाँ पर फिसलते हुए नजर आए हैं और नेचुरल गैस में भी पिछले 2 सेशंस में यहाँ पर मुनाफा वसूली बनी है। फ्राइडे की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में यहाँ पर 6% की गिरावट थी और एक और 6% की गिरावट के साथ आज भी कारोबार 500 के आसपास के स्तर फिलहाल आपकी स्क्रीन पे। कच्चे तेल के साथ पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस साल में हमने जो पॉसिबल था सब कुछ देखा, फिर चाहे वो एक पैंडमिक था, इसके अलावा जो वॉर यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में हुई है वो, और उसके बाद मैक्रोज ने काफ़ी हद तक यहाँ पर कब्जा किया और चीन की मांग का भी असर यहाँ पर भावों में देखने को मिला। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ जो क्रूड के प्राइसेस हैं, जिस तरह से ये साल खत्म हो रहा है, एक स्टेप पीछे देखकर 2022 को आप कैसे देखेंगे और 2023 के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी हो? गुड इवनिंग मनीषा। 2022 कमोडिटी एज एन एसेट क्लास के लिए काफी वोलेटाइल माना गया है और सारे कमोडिटीज में भले गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, कॉपर हो या फिर नेचुरल गैस हो, सारी कमोडिटी में ही उतनी वोलेटिलिटी देखी गई है। 2022 में हालांकि रिकॉर्ड हाई से क्रूड और नेचुरल गैस दोनों ही कमोडिटी नीचे की तरफ करेक्शन हुए हैं, बट 2023 में हम वही अनसर्टेनिटी को कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे वॉर अभी भी कंटिन्यूड है, रिसेशनरी सिनेरियो अभी भी कंटिन्यूड है और उसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट्स और पॉसिबल हायर इन्फ्लेशन जो है, ये सिचुएशंस भी अभी भी कंटिन्यूड है। मेरे ख्याल से 2023 में भी यही सेम वोलेटिलिटी आप कैरी करते हुए आप पॉसिबल ब्रेंट के भाव मेरे ख्याल से अपसाइड में अराउंड $100 और नीचे में अराउंड $60 ये बेस नीचे की तरफ देखेंगे और ऊपर में $100 तक का वोलेटिलिटी देख पाएंगे। और स्पेसिफिकली नेचुरल गैस की बात करें, यस, इस कमोडिटी में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते हुए इस पर्टिकुलर कमोडिटी में काफी वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है, बट यस अगेन अभी आपको एक कमोडिटी में अगर कॉन्फिडेंस रखना है और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखना है तो मेरे ख्याल से वो क्रूड में देखी जा सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बेस बनना है तो $60 के आसपास बेस बनना है। तो अगर फ्रॉम ए इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं $60-65 के पास एक्यूमुलेशन जोन रखूंगा, ऊपर में $100 तक का जो है वो टारगेट रखूंगा। और ये नेचुरल गैस को वोलेटिलिटी प्ले आउट करने के लिए हम यहाँ पे फिलहाल कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं है, बट ऑप्शंस में प्ले करने में पॉसिबल नेचुरल गैस में आप वोलेटिलिटी का फायदा ले सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि एक $35-40 की रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में फिलहाल बन सकती है, 65 नीचे में, 100 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स ऊपर में यहाँ पर। और गैस के बारे में तो ऑफ कोर्स बात करेंगे ही, लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह की उठापटक है वो यहाँ पर आगे जारी रहेगी। वंदना, आप कैसे देखती हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को और आप क्या फंडामेंटल्स वॉच करेंगे, क्योंकि बाजार यहाँ पर चीन की मांग देखना चाहता है, चीन की तरफ से स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस है, चाइना यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? जी मनीषा, मुझे लग रहा है 2-3 चीजें काफी यहाँ पे अलग सी हुई हैं। चाइना ने इन एडवांस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया था, फिर उसने कट करना शुरू किया है, जिस साइकिल को रेस्ट ऑफ द जो सेंट्रल बैंक है वो बाद में फॉलो करेंगे और स्टिमुलस भी यहाँ पे आया है। इसके बावजूद भी मनीषा देखें तो बहुत ज्यादा कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया और जो भी उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है या PMI डेटा है, इम्पोर्ट डेटा इनफैक्ट यहाँ पे बहुत स्लगिश है। तो मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल्स है वो आने शुरू नहीं हुए हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में अगर इन्होंने रीओपनिंग बोला है लेकिन इन्फेक्शंस के नंबर्स यहाँ पे कम नहीं हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कितना डेवलपमेंट हो पाता है ये देखना होगा। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट हाफ होगा मनीषा, वो थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होगा। रिसेशन ऑलरेडी हिट कर चुका है, इनफैक्ट 19% S&P 500 का डाउन आना भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम रिसेशन के कगार पे हैं यूएस अभी। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट हाफ होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होगा, लेकिन 2022 में देखा जाए तो ओवरऑल अगर डिमांड डिस्ट्रक्शंस क्रूड में देखें वो बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला है और EIA और OPEC की जो
रिसर्च रिपोर्ट आई है, इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिमांड में यहाँ पे इंक्रीज होगा 2.5 बैरल पर डे के हिसाब से, मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि चाइना अगर थोड़ा भी यहाँ पे सपोर्ट करता है और ट्रेड डेटा यहाँ पे इम्प्रूव होते हैं, और इसके लिए मैं वॉच करना चाहूंगी शिपमेंट डेटा वगैरह को भी, जो कि अभी फिलहाल नेगेटिव में है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। दूसरी चीज मनीषा ये है यहाँ पे कि जो सेंट्रल बैंक जिन्होंने इतना हॉकिश कमेंट दिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में आएगा। 4.5% फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 के लिए भी यहाँ पे प्रिडिक्शंस आए हुए हैं। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में एक पॉज आता हुआ हम यहाँ पे देखें, अगर रिसेशन बहुत हायर साइड जाता है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये जो दो फैक्टर्स है यहाँ पे बूस्ट कर सकती है रैली को। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि अगर नॉर्मल रेंज लें तो $70 से $85 जो है एक नॉर्मल रेंज मुझे लग रहा है डॉलर टर्म्स में क्रूड का, $15 का। अगर थोड़ा एक्सट्रीम साइड अगर जाऊं तो मुझे लग रहा है कि $62 लोअर साइड, हायर साइड में मुझे लग रहा है कि $96 से $98 एक नीज ऑफ रिएक्शन मार्केट में आ सकता है। वो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 6000 इमीडिएट एक सपोर्ट है। नीचे की तरफ 5400 एक पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे क्रूड ऑयल आ सकता है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार हो सकता है फिर से 6800 से 7000 जाएगा। और जहां सेकेंड हाफ पे एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी थोड़ी सी यहाँ पे पटरी पे आती है, तो हो सकता है 7400 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 2000 का रेंज मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे एमसीएक्स में। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $62 से $98 का एक रेंज एक्सपेक्टेड है 2023 में। $52 आपने कहा? $62 से लेके $98। हाँ। जी जी जी। मैंने 52 सुना, इज द रीजन आई आस्क्ड यू। ओके, 62 से 98 तक की रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में बन सकती है। रवि, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो एक चीज़ है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को अलग तरीके से रखती है, वो ये कि रुपी डिप्रिसिएशन जिस तरह से हमने होता हुआ देखा है, उसका बड़ा असर यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस तो पड़ा ही है, कमोडिटीज़ में कुछ ज़्यादा। क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो कच्चा तेल डॉलर टर्म्स में 11% बढ़ा है, लेकिन भारतीय में बाजारों में एमसीएक्स में हमने यहाँ पर 25 से 27% की बढ़त आते हुए देखी है। इस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आप 2023 कैसे देखते हैं? जरूर से 2023 में जिस हिसाब से 22 काफी हिस्टोरिकल रहा इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी, ऐसे वोलेटिलिटी शायद आपको फर्स्ट 6 मंथ में ये कंटिन्यू हो। पर्टिकुलर अभी डिमांड वर्सेस सप्लाई जो गेम चल रहा है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, वो शायद थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा, क्योंकि चाइना में अभी रीओपन हो रहा है, बट यहाँ पे एक कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, वो भी एक थोड़ा कंसर्न है। और काफी मार्केट अभी उसको ध्यान से देखना चाहेगा, क्योंकि 2020 की, 2021 एंड 2022 तीनों की शुरुआत ऐसे ही फंडामेंटल पे हुई है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे डिमांड को देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सेकंड सप्लाई के इश्यू रहेंगे, जो यूएस ने एंड उसके साथी कंट्रीज ने जो अपना जो सप्लाई है, अपना इन्वेंट्रीज है, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था टू स्टेबलाइज द क्रूड मार्केट। बट अभी वो सप्लाई काफी नीचे आ गए, इन्वेंट्रीज के लेवल काफी नीचे है, तो फुलफिल करने के लिए वो कमिटेड रहेंगे। पर्टिकुलर इसका डिमांड भी एक शायद मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। एंड जो भी फंड हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस या रिसर्च हाउसेस ने चाइना की इकोनॉमी पे रिपोर्ट निकाले, सारे ने 2022 का जीडीपी फोरकास्ट कट किया है। हालांकि सारे का मानना है कि 2023 6 मंथ रहेंगे जो सेकंड हाफ, उसमें चाइनीज इकोनॉमी काफी अच्छा रिकवर करेगी। तो अगर चाइना से डिमांड बढ़ेगी तो सेकंड हाफ काफी बुलिश रहेगा। बट मुझे लग रहा है अभी भी बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 64 63 तक प्राइसेस वहां पे सपोर्ट रहे। एंड अपर साइड मेरा $100 तक का लेवल है, जो सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल कैलेंडर आपको देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि सेकंड हाफ में एक पॉजिटिव चीज क्या होगी कि जो सेंट्रल बैंकर है उसकी पॉलिसी भी लग रहा है कि जो टाइटनिंग अभी चल रहा है, इतना ज्यादा टाइटनिंग ना हो, और इन्फ्लेशन अगर नीचे आता है तो और तेजी का रुख वहां पे सेकंड हाफ में अच्छा देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि अगला साल फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड हाफ से यहाँ पर बेहतर उम्मीदें भी हैं। लेकिन बात नेचुरल गैस की कर लेते हैं। और प्रथमेश, जैसे आपने कहा कि वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर जारी रहेगी ही, लेकिन नेचुरल गैस को भी शायद हम यहाँ पर, बिकॉज इट्स अ सिक्लिकल कमोडिटी, इसको कई हिस्सों में बांटते हैं। विंटर क्वार्टर एक और है, उसके बाद समर की मांग फिर यहाँ पर निकल के आती है। आप कैसे देखेंगे जिस तरह की इन्वेंट्रीज हैं, रशिया यूक्रेन की जो हालात हैं, जिस तरह के सैंक्शंस हैं, यूरोप में जिस तरह की मांग है, आप कैसे इसे देखेंगे? मनीटा, क्लाइमेट एक फैक्टर है, इन्वेंट्री एक फैक्टर है जो नेचुरल गैस में इनहेरेंट है। मतलब यू कैन नॉट सेपरेट दिस फैक्ट।
बट इसके अलावा जो भी डिस्टर्बेंसेस हुई है उसी के कारण इस कमोडिटी में वोलेटिलिटी हुई है। स्पेसिफिकली हम यूएस नाइमेक्स नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, बट जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं वो आउट ऑफ नाइमेक्स नेचुरल गैस यानी अदर कंट्रीज में हुए। बट अदर कंट्रीज में होने के बावजूद भी इस कमोडिटी में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, विच मींस अनसर्टेनिटी जो है इस कमोडिटी को काफी ज्यादा पसंद है। और दूसरा जो है ट्रेडर्स का एकदम अच्छा से अच्छा पैराडाइज ये बेट है, ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर्स पैराडाइज कहते हैं इस कमोडिटी को। तो इसको मैं पोजिशनली इस कमोडिटी में ट्रेड करने को किसी की भी सलाह नहीं दूंगा, बट यस अगर आपको वोलेटिलिटी को प्ले करना है तो इसमें ऑप्शंस में मार्केट ग्रो हो रहा है डोमेस्टिक साइड में, उसमें ट्रेड करें और पॉसिबल ट्रेड बनाए यहाँ पे। अदरवाइज इस कमोडिटी में पोजिशनल ट्रेड लेना जायज नहीं। एब्सोल्युटली। लेकिन प्रथमेश, जिस तरह की रेंज हमने इस साल में आते हुए देखी है, ऑलमोस्ट 400 से 700 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स, आपको लगता है कि ये रेंज बरकरार रहेगी अगले साल के लिए? यस, मेरे ख्याल से 400 नीचे में अगेन 720 730 ऑफसाइड में ये पॉसिबल रेंज को हम 2023 में भी देख पाएंगे। ऑलराइट, वंदना, आपकी क्या रेंज रहेगी अगले साल के लिए? मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में $5 से $5.2 एक सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 7.8 से $8 तक का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है मनीषा $420 के करीब, ये हमेशा इसने एक सपोर्ट बनाया है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि फिर एक बार 2022 को रिपीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन 780 760 तक हम यहाँ पे एक मान के चल सकते हैं कि इसमें एक मूव आता हुआ हम देख सकते हैं। और इसकी जो इन्वेंट्रीज है वो भी यहाँ पे अगर चार्ट पे प्लॉट करें तो बिल्कुल साइक्लिकल दिखती है, यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। और नेशनल गैस सिल्वर की तरह यहाँ बिल्कुल ट्रेड करता है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा है। और मैं कहूंगी कि इसमें जो वेदर पैटर्न जो होता है netweather.com है या फिर वेबसाइट से अगर 15 डेज का जो भी अनाउंसमेंट्स होता है उस पर ये काफी ज्यादा रिएक्ट करती है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक करेक्शन है मार्केट में, हो सकता है कि $480 तक का हम लेवल आता हुआ देखें इजिली यहाँ पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अपसाइड जो है वो केप्ड है और 560 तक का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ऑलराइट, ब्रेक में जाने से पहले रवि, आपके भी एक रेंज लेना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं नेचुरल गैस के भाव आगे? थोड़ा क्रूड से इसमें रिवर्स आउटलुक है ड्यू टू सीजनलिटी। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीना टिल मार्च मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अपवर्ड जर्नी जारी रहेगी। मार्च के बाद थोड़ा बैकवर्डेशन भी आप देखें तो वो डिस्काउंट में चल रहा है, तो बैकवर्डेशन में जाएगा तो प्राइसेस में ऑटोमेटिक डायरेक्टली नहीं बट वो एक टेक्निकल करेक्शन है, वो शायद आपको मई जून में आता हुआ दिखे। बट ये मेरा मानना है कि अगर ये अभी भी जो कोल्ड नहीं हुई, इतना अभी वेदर रिपोर्ट इतना सपोर्ट फंडामेंटल को नहीं कर रहे, अगर जैसे कुल वेदर चालू हुआ और अगर मार्केट के एस्टिमेट से अच्छा निकला तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डिमांड आपको यूरोप एंड यूएस से आते हुए दिखेगी। तो कोई भी डिप है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फर्स्ट 3 मंथ में आपको देखना है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है बैकवर्डेशन में 480 के करीब चल रहा है, तो आई थिंक उसको बाय करें डिप पे। एंड आई थिंक 420 का जैसे वन्ना जी ने भी बताया 420 काफी अहम सपोर्ट है। नहीं लग रहा है कि कोई सर्कमस्टेंसेस में ये ब्रेक होना चाहिए। अपर साइड मेरा मानना है 600 तक के लेवल आपको शायद फर्स्ट 3 महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 710 तक के लेवल पे एक्सटेंडेड टारगेट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एनर्जी की बातचीत है जहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आपके 2023 के हमने टारगेट्स अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा बताने की कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। हम आपको आज के टॉप ट्रेड्स, नियर टर्म के टॉप ट्रेड्स, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। आप नजर यहाँ पर बाकी कमोडिटीज पर डालेंगे और यहाँ पर आप क्या बनाए स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी धीरे धीरे जैसे हम हॉलीडेज की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, बाजार में वॉल्यूम्स तो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी पीरियड भी रहता है कि आप कैसे यहाँ पर कारोबार करें। प्रथमेश, हमने एनर्जी की बात तो यहाँ पर की है, लेकिन जहाँ तक मेटल्स की बात है यहाँ पर उठापटक अब भी जारी है। बाजार के लिए बहुत बड़ा डेटा तो कोई नहीं है इस हफ्ते में, वो तो हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते देख चुके हैं। तो इस तरह के बाजार में कैसे करें कारोबार और मेटल्स पे क्या रणनीति बनानी चाहिए? वॉल्यूम्स थिन है, आई मीन ईयर एंड है, क्रिसमस वीक है, हॉलीडेज स्टार्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पोजिशनल ट्रेड्स नहीं कैरी करना चाहिए। और वोलेटिलिटी पॉसिबिलिटी अगर बढ़े तो यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल्स दिख सकते हैं। बट फिलहाल ट्रेड पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पे कॉपर में प्ले करना चाहूंगा। 709 पे कॉपर दिसंबर में सेल करने की सलाह रहेगी। 712 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 703 के लिए रहेगा। बिकवाली यहाँ पर मेटल्स में कॉपर में की जा सकती है बढ़त, हमने ऑफ कोर्स पिछले 1 महीने में यहाँ पर आते हुए देखी है। प्रथमेश, प्रेशियस मेटल्स में सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्यूज रहेंगे?
आई थिंक 54,500 54,600 ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के आसपास दिख रहा है। जी। मेरे ख्याल से 54,460 के आसपास सेल करना चाहिए इस काउंटर में। 54,620 का स्टॉप रखना चाहिए गोल्ड में। फरवरी वायदा का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और 54,140 का स्टॉप रहेगा। सिमिलरली सिल्वर मार्च वायदा 68,160 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 68,700 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 67,110 के लिए। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय फिलहाल यहाँ पर हॉलीडेज में जाने से पहले नहीं है। बिक्वाली, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर तीनों में ही यहाँ पर नियर टर्म में की जा सकती है। वंदना, आपकी कोई एक टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में? मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर मेटल्स की बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल, एक करेक्शन जो है वो बाकी है। लेवल्स आने पे ही यहाँ पे सेल पोजीशन ले। मुझे लग रहा है कि 54,300 के करीब अगर आती है कमोडिटी तो यहाँ पे सेलिंग करे। बहुत लंबा सेलिंग नहीं है। 54,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 54,450 का लगा के चल सकते हैं। ऑलराइट, बिक्वाली की राय फिर से यहाँ पर सोने में आती हुई। ऑफ कोर्स हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इसे रेंज में अटकता हुआ देखा है, जैसे प्रथमेश ने कहा, और वो एक इंडिकेशन है चार्ट्स पे कि कुछ गिरावट रह सकती है। रवि, आपकी कोई टॉपिक अक्रॉस मेटल्स यहाँ पर, प्रेशर्स या इंडस्ट्रियल मेटल्स में? हाँ, जरूर से वहां पे प्रेशर है। हालांकि जिंक में थोड़े फंडामेंटल अलग है, वहां पे इन्वेंटरी एंड सप्लाई के थोड़े कंसर्न्स है, और लास्ट वीक में काफी हेल्दी करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। जिंक के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 272 के करीब बाय करे। 270 वुड बी स्टॉप लॉस। अपर साइड मेरा मानना है कि 207 276 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में यहाँ पे अगर मिलता है 276 275 तो वहां पे मुनाफा वसूल कर लेने। हालांकि एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि वीकनेस जारी रहेगी, इन्वेंट्री के वहां पे सीरियस प्रॉब्लम है। हालांकि थोड़ा ये सप्ताह में इन्वेंट्री नीचे आई थी, बट अपने हिस्टोरिकल लेवल से अभी भी काफी ऊपर है। मुझे लग रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड जारी रहेगा। एल्यूमिनियम में ये लेवल पे बेच के काम किया जा सकता है। 213 के करीब स्टॉप लॉस लगा है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 206 से 207 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए, तो जिंक बाय एंड एल्यूमिनियम सेल, ये रणनीति मेरी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की रहेगी। ऑलराइट, तो सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम सब में बेच के काम करना है। जिंक क्योंकि ओवरसोल्ड है, अब भारी बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है, वहां पर एक खरीदारी का मौका आप ढूंढ सकते हैं। बात अब यहाँ पर मसालों की करेंगे वंदना, और यहाँ हल्की सी खरीदारी, ऑफ कोर्स बाइंग स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पर ज़्यादातर बाजार की तरफ से आते हुए देखी हैं, लेकिन नियर टर्म में अगर इस साल के अंत तक कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेनी हो मसालों में, तो वो क्या होगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है यहाँ पे टर्मरिक, थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी इशू आया है तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि इसमें काफी बढ़िया बाई आया है फिर से, तो यहाँ पे बाइंग करके चलना होगा। 8370 के लेवल पे बाई करना होगा। ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा सा लंबा टारगेट देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 8800 से 85 8850 तक प्राइसेस आएंगे। जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो होगा 8100 का। और जीरे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करूंगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस हो सकता है 28,500 के करीब भी जाए, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पुअर हो रहा है। लेकिन आज भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो जीरे में आता हुआ नजर आया है। नियरली 3% की तेजी यहाँ पर, और मुझे याद है वंदना और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पर कहा है कि एक बार आपको 300 के या 30,000 के लेवल्स यहाँ पर परहैप्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। बुलिशनेस थोड़ी सी मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म में यहाँ पर अभी भी जारी है। गुआर की बात कर लेते हैं रवि, और यहाँ पर ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा। जो पिछले साल का एवरेज था, इस साल का एवरेज अब तक वहाँ पर उससे बेहतर है। फसल को लेकर अभी भी थोड़े से डिबेट्स यहाँ पर हैं, लेकिन एक कांस्टेंट फायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। हर डिप पे खरीदारी रही है, और आज भी करीब 3% की तेजी के साथ गुआर सीड और गुआर गम में कारोबार है। क्या लेवल्स देखेंगे अगले 15 दिन के लिए? जरूर से ये कमोडिटीज टिल दीपावली हम डिस्कस कर रहे हैं, और लगातार हमने उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। और जब भी दीपावली के बाद जो क्रूड में उछल आया था, हालांकि उसके सेंटिमेंट अभी काम नहीं कर रहे, बट ओवरऑल जब उछल आया उसके बाद अच्छा वहां पे भी सपोर्ट देखने को मिला। पॉजिटिव चीज ये रही कि क्रूड में बाद में जो सीवियर गिरावट आई उसका कुछ भी नुकसान शायद गुआर पैक में नहीं हुआ, थोड़ा मार्जिन बढ़ा। इस हिसाब से एक टेक्निकल इश्यू के वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में अभी वोलेटिलिटी दिख रहा है। हालांकि ट्रेंड अभी भी मुझे इंटेक्ट दिख रहा है। अभी भी कुछ गिरावट जो गुआर सीड के जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 5900 5950 के करीब मिलता है, तो 5800 के स्टॉप लॉस के साथ गुआर सीड में बाय करें। अपर साइड मेरा मानना है कि ये अगले 15 दिन में गुआर सीड में 6300 तक के लेवल दिखने चाहिए, और गुआर गम में भी 12,500 के करीब प्राइस चल रहा है। अगर गिरावट मिलता है 12,320 12,300 के करीब, उसमें बाय का मौका ढूंढना चाहिए। 12,000 का स्टॉप लॉस लगा है। 13,480 तक के लेवल में अगले 15 दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो गुआर सीड गुआर गम दोनों में बाय का रिकमेंडेशन मेरी ओर से रहेगा। ओके, जहाँ तक कॉटन की बात है, कुछ कश्मकश यहाँ पर ज़रूर है कि किस तरह से आगे यहाँ पर डेरिवेटिव्स में इसे ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन क्या एक प्रॉक्सी ट्रेड रवि हमने कपास में, कपास खली में इसका आता हुआ देखा है?
जरूर से ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हो गया तब तक थोड़ा मार्केट में अनसर्टनिटी जैसा सिचुएशन है। हालांकि कपास में देखें तो स्पॉट एंड जो फ्यूचर उसके बिटवीन थोड़ा कोरिलेशन कम है। इस हिसाब से मार्केट में जो सीधा जो फोकस है वो डायरेक्टली गया है कोकुड़ कपास खल पे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत अभी भी वैक्यूम है, और वैसे भी जैसे सर्दियां बढ़ेगी, जैसे ठंड बढ़ेगी, उसमें अच्छी एक कैटल फिट डिमांड है वो निकल आएगी, और काफी पाइपलाइन खाली है। तो कपास खले में बाई करें 2660 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। स्टॉप लॉस 2600 का लगा है। मुझे लग रहा है कि 2800 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने चाहिए। बट यहाँ पे ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2580 से लेके 2800 तक एक रेंज में आगे के 2 सप्ताह काम हो सकता है। ऑलराइट, एक एग्री में फाइनल कॉल यहाँ पर वंदना से ले लेते हैं। और यहाँ पर मेंथा फिर से कुछ काम करता हुआ नजर आया है। वंदना, हमने बाजार में ये अटकलें भी लगते हुए देखी हैं कि 1050, 1080, 1100 तक के लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। कैसे देखती हैं आप प्राइस मूव्स? जी मनीषा, स्पॉट में बात हुई थी और वहां पे जो लिवाली है वो वहां पे बढ़ी है और लोअर लेवल बाइंग है वो काफी बढ़िया हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिंथेटिक मेंथा की वजह से अपसाइड तो यहाँ पे कैप रहेगा, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस से मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 1060 का होगा। फिर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पे 1100 के करीब ही आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 980 का, 970 का। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जरूर काम करें, क्योंकि लिक्विडिटी की इश्यूज यहाँ पर कई बार मेंथा में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हमने यहाँ पर 1.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। शो समाप्त करें उससे पहले प्रथमेश आपसे एक रुपी पर व्यू यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चॉपीनेस थोड़ी सी और बढ़ती हुई अब नजर आई है। डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार को लगता है कि 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स हम अगले साल भी शायद टूटता हुआ ना देखें। तो वो रुपए के लिए उसके लिए क्या महत्व है? आई थिंक क्लियरली डॉलर स्ट्रेंथ बाकी इमर्जिंग कंट्रीज के लिए एक वीकनेस करेंसी, यानी उनकी करेंसी डेप्रिसिएशन का सिग्नल है। बट क्लियरली अगर यहाँ से डॉलर स्ट्रेंथ और यहाँ पे बढ़ जाती है तो आपको रुपी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से 84.2 तक के भाव जो है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई विल बी लॉन्ग ऑन डॉलर रुपी, मेरे ख्याल से जब तक डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ रहेगी, रुपी में वीकनेस जारी रहेगी। जी हाँ, इस साल की अगर बात करें तो करीबन 6 से 7% की गिरावट हम रुपए में देख चुके हैं, और कुछ और मुनाफा रादर डेप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर प्रथमेश को आगे जाकर भी है। 84 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स, यानी कि यहाँ से भी 2 रुपये जैसी गिरावट हम अगले साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। प्रथमेश, रवि, वंदना, बहुत शुक्रिया, और तमाम कमोडिटीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका आभार। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।